नमस्कार, स्वागत है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के इस वीडियो में। तो यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में हम पढ़ाई करेंगे डीसी डीसी बक कन्वर्टर। तो इसके लिए क्या करना है हमको, पहले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करेंगे। तो पहले समझ जाते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर लोड को कुछ देर के लिए ऑन रखेंगे और फिर उसको कुछ देर के लिए ऑफ रखेंगे। यानी कि सपोज यहाँ पर 10 वोल्ट है तो हम यहाँ पर 5 वोल्ट चाहिए हमको, 5 वोल्ट चाहिए हमको। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे। ये स्विच ऑन रहेगा आधे समय तक और ऑफ रहेगा आधे समय तक। तो इस तरह अगर ये आधे समय तक टोटल साइकिल है, टोटल टाइम है T, और ये हम इसको हाफ टाइम तक ऑन रखें, यानी एक ड्यूटी साइकिल लेते हैं D जो कि T/2 है, और D टाइम्स ऑफ T तक हम इसको ऑन रखेंगे और 1 - D टाइम्स ऑफ T इसको ऑफ रखेंगे और यहाँ पर 10 वोल्ट देंगे। तो एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो हम अगर एवरेज वोल्टेज निकालते हैं, V average is 1/T 0 to T times of T V dt। सो वो हो जाएगा आपका V/T into T लिमिट 0 to dt, और ये हो गया आपका D टाइम्स ऑफ V। अगर D यहाँ पर 0.5 है, अगर D का वैल्यू 0.5 है तो V एवरेज का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा एवरेज वोल्टेज 0.5 into 10 दैट इज 5 वोल्ट्स। तो इस तरह हमें आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट्स मिल गया। तो इस तरह हम इसको एरिया में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 10 लेते हैं और हाफ टाइम तक ऑफ रखते हैं, ऑन रखते हैं, फिर हाफ टाइम तक ऑन रखते हैं, तो इस एरिया को भी निकालते हैं। यहाँ पर टोटल टाइम इज T, तो ये हाफ टाइम तक उसका एरिया हो जाएगा, उसका हाफ T/2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा जो एवरेज वोल्टेज इन अ साइकिल विल बी 5 वोल्ट्स। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कि अगर हम एक एवरेज वोल्टेज लेते हैं और इस एवरेज वोल्टेज को, ये हो गया हमारा एवरेज वोल्टेज जो कि आउटपुट में है। तो इस एवरेज वोल्टेज को तो हम मल्टीप्लाई किए टाइम T से, और ये जो 10 वोल्ट है उसको हम T/2 से, तो इस तरह भी हमको एवरेज वोल्टेज मिल गया 5 वोल्ट्स। तो इस तरह हम एवरेज वोल्टेज 5 वोल्ट मिलने के लिए हमको इस स्विच को हाफ टाइम तक ऑन रखना पड़ेगा। तो हम इसको एक नाम देते हैं। इनपुट में जो नोमेनक्लेचर होगा VD होगा, इनपुट वोल्टेज VD, और आउटपुट में जो वोल्टेज किया जाएगा उसको बोलेंगे कि V0। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल्स टू D टाइम्स ऑफ VD, यानी कि आउटपुट वोल्टेज हो गया D टाइम्स ऑफ VD। अगर D ड्यूटी साइकिल यहां पर मेरा 0.75 होगा तो उस तरह हमारा जो VD है 10, तो हमको 7.5 वोल्ट मिलेगा। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो ऑन ऑफ करेंगे उसको, ये हमें बहुत ही आसानी से, कोई भी वोल्टेज हमको चाहिए 0 से 10, तो ये D को आप ड्यूटी साइकिल को उस तरह एडजस्ट करने से हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। पर इसके लॉसेस ये हैं कि अगर आउटपुट वोल्टेज को इस तरह दिखता है, यानी ऑन ऑफ इस तरह दिखता है, और इसके हम अगर फोरियर सीरीज एनालिसिस करते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर DC तो देता ही है, V0 इज 0.75 वोल्ट DC मिल जाता है, पर उसके साथ इसमें AC कंपोनेंट भी होते हैं। हम लिखते हैं उसको, तो इसका जो वैल्यू होता है वो हम लिखते हैं यहाँ पर V0T, जो फोरियर सीरीज एनालिसिस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ D के तरह, तो वो होता है D into VD प्लस समेशन ऑफ N इज इक्वल टू 1 to infinity 2 VD by
n pi sine of n pi into d sine of n omega t plus tan inverse 1 by tan n pi d, ये हो गया आपका वैल्यू। तो इस वैल्यू में अगर हम d के एक वेरिएबल है n होता है, हम किस हार्मोनिक्स, कौन से हार्मोनिक्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो हम एक वैल्यू लेते हैं d का कि d अगर होता है 0.5, क्योंकि इसमें 0.5 होने से यहाँ पर जो टर्म्स हैं हम उसको वैल्यू पुट करके फिर से लिखते हैं। तो इस तरह हमको 0.5 पुट करने के बाद और n की वैल्यू अगर हम इवन लेते हैं तो वो 0 जाता है, और अगर ऑड लेते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलते हैं। तो हमको यहाँ पर साइन ओमेगा टी मिला, साइन 3 ओमेगा टी मिला। तो जिस तरह हार्मोनिक बढ़ता गया उसका जो मैग्नीट्यूड है 1/3 1/5 वो कम होता गया, और d 0.5 लेने से ये जो टर्म है इन्फिनिटी होगा, 1/∞ 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हम d को एक सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखने से हमको जो v0t की जो वैल्यू मिली, इस तरह हमको ये 0.5, तो हमको डीसी वैल्यू तो मिल गया, पर उसके साथ हमको ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपके एसी टर्म्स है जो कि फंडामेंटल हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक, इस तरह ये सेवेंथ हार्मोनिक है। तो हमको कोशिश करना है कि ये हार्मोनिक ना हो, और दूसरी बात कि आउटपुट में जो वोल्टेज है वो परफेक्ट प्योर डीसी मिले। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर कुछ इंडक्टर और कैपेसिटर लगाएंगे ताकि आउटपुट वोल्टेज सही हो, और इस तरह एलसी फिल्टर लगा के हम क्या करेंगे कि उसका स्विचिंग जो है उसको भी बढ़ा देंगे। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो एफएस होगा वो बढ़ जाएगा, उसके कारण जो आपके जो ये हार्मोनिक्स हैं ये फंडामेंटल ना होने के होंगे नहीं, बल्कि ये जो ओमेगा एस है यहाँ पर ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, क्योंकि ओमेगा एस की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। सो इस तरह ये हमारी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एफएस होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टीएस। तो अगर हमारा जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 20 टाइम्स ज्यादा है, तो यहाँ पर ये जो ओमेगा एस टी, साइन ऑफ ओमेगा एस टी जो पहला हार्मोनिक होगा वो बहुत ही दूर में होगा। तो इसके लिए हमको जो टीएस की वैल्यू है बहुत ही कम से कम करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, हमको एक फिल्टर भी यूज करना पड़ेगा ताकि जो लोअर हार्मोनिक्स हैं और वो भी निकल जाएं, और आउटपुट में सिर्फ डीसी वोल्टेज ही रहे। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड के लिए। अब हम इस बक कन्वर्टर को डिजाइन करेंगे, तो हम यहाँ पर स्विच लगा दिए। तो ये स्विच इस तरह लगाना है कि ये आपका जो वोल्टेज है, सपोज यहाँ से मैं स्विच यहाँ छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर हमने इंडक्टर लगा दिया और एक कैपेसिटर लगा दिया, तो ये आपका फिल्टर की तरह काम करेगा। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो ये स्विच है वो पॉजिटिव यहाँ और पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज होने पर भी इसको अटका दे। तो हमको ऐसा स्विच लगाना है जो कि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव हो, तब उसको मतलब ब्रेक रखे। तो हम अगर ऐसे एक स्विच बनाते हैं तो उस स्विच को हम IGBT भी दे सकते हैं। तो IGBT को हम उसका सर्किट कनेक्शन बनाते हैं, तो इस तरह आपका IGBT बन गया। और जब ये एनर्जी, जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तब जो इंडक्टर में जो एनर्जी है वो एनर्जी एक फ्री व्हील होनी चाहिए, जो कि इंडक्टर की एनर्जी लोड के थ्रू फ्लो करके, तो इंडक्टर की जो एनर्जी है वो लोड के थ्रू फ्लो करके वो फिर डायोड के थ्रू बैक कर सके। तो ये डायोड एक लगा दिए जो कि फॉरवर्ड बायस्ड होगा जब ऑफ होगा स्विच ऊपर, और ये रिवर्स बायस होगा जब ऑन होगा। जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल प्लस आ जाएगी, यहाँ पर माइनस आ जाएगी, जो कि ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। और यहाँ पर आपका VD, पोटेंशियल VD लग गया। तो यहाँ पर आपका VD पोटेंशियल हो गया, और इधर आपका जो स्विच के जो डायोड के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है हम उसको एक नाम देते हैं V0I।
सब डीसी है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग डीसी है इसलिए इसको V0I नाम दिया गया। जो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को हम देते हैं नाम IL, इंडक्टर करंट, और यहाँ पर हम पोटेंशियल इंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल देते हैं, उसका नाम देते हैं VL, और कैपेसिटर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल देते हैं उसका नाम है VC प्लस माइनस, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो नीचे की तरफ दिखाया गया, वो है IC, और यहाँ जो करंट लोड की तरफ जा रहा है वो है I0। तो लोड हम डीसी डीसी बक कन्वर्टर कर रहे हैं, तो ये लोड ऑब्वियसली लोड एक रेजिस्टिव लोड ही होगा, एंड I0 का जो एवरेज वैल्यू है वो कैपिटल I0, और आउटपुट में अगर V0 है उसका जो एवरेज वैल्यू कैपिटल V0। तो इस तरह हमारा जो नोमेनक्लेचर हो गया रेडी, VD, V0 एंड V0I ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और IL इंडक्टर करंट है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एक्सिस बना लेते हैं और फिर हम उसके वेवफॉर्म बनाएंगे। तो इस तरह हमारा ये जो एक्स एक्सिस है हमने बनाए हैं, तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस जो पहला हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये पल्स दिखाया गया, तो हम इसको आई पल्स करंट भी दे सकते बोल सकते हैं। तो ये ऑन है कुछ टाइम के लिए, तो हम इसको बताते हैं कि ये ऑन है डी टाइम्स ऑफ टीएस के लिए, और टीएस है स्विचिंग टाइम, तो हम इसको दिखा देते हैं कि टीएस स्विचिंग टाइम है टीएस, तो ये आपका टोटल हो गया स्विचिंग टाइम, और डी टाइम्स ऑफ टीएस ये ऑन रहा। और इस तरफ दूसरे साइकिल भी और एक साइकिल भी है, तो ये हम दो साइकिल सिर्फ दिखाते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इस तरह ऑन करें तो फिर हमें जो इनपुट में जो वोल्टेज है जो V0I है वो कितना मिलेगा, तो ये हमारा जो V0I है वो हमको यहाँ पर मिलेगा, इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं V0I। तो V0I क्या होता है ना, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर V0I भी उसी तरह प्लस दिखाएगा, फिर 0 और फिर दिखाएगा फिर 0 एंड फिर पॉजिटिव वोल्टेज, यानी जितना VD है तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये वैल्यू होगी VD। तो VD फिर नीचे 0 फिर VD फिर 0, और इस तरह हमें आउटपुट में हमको इस तरह वोल्टेज मिलेगा। तो ये हमारा V0I की वैल्यू मिल गई। फिर हमें चाहिए कि VL, और हम VL को यहाँ दिखाते हैं कि ये हो गया हमारा VL, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो जब ये सर्किट ऑन है, जहां पर ये स्विच IGBT ऑन है, IGBT में यहाँ पर गेट पल्स हम दे देना, तो ये IG हो गया गेट पल्स, एंड VL है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा, तो ये पहले जो वोल्टेज होगा जब स्विच ऑन होगा वो वैल्यू होगी VL इज इक्वल टू VD माइनस V0। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो VD माइनस V0 होगी, क्योंकि अगर हम KVL अप्लाई करें जब ये स्विच ऑन है तो ये सर्किट कुछ इस तरह दिखेगा, मतलब वही सर्किट अगर हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपका VD हुआ और ये वाली स्विच ऑन हो गई, तो यहाँ पर इस तरह रहा, सिर्फ इंडक्टर रहेगा और यहाँ पर कैपेसिटर रहेगा, और ये यहाँ पर आपका लोड रहा। तब जो स्विच ऑन होता है तब ये स्विच इस तरह दिखेगा, तो यहाँ जो वोल्टेज है वो तो V0 हो गया। तो एवरेज वोल्टेज कितना है, एवरेज वोल्टेज है V0, और क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज जो VC है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हम कैपेसिटर वोल्टेज को KVL में देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो गया VD, तो ये जो VL हो गया, तो यहाँ पर पोलैरिटी इस तरह है, और जो VD है उसकी पोलैरिटी यहाँ पर प्लस माइनस इस तरह है, और V0 है इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरह है। तो यहाँ पर अगर हम KVL अप्लाई करें तो माइनस ऑफ VD प्लस ऑफ VL प्लस ऑफ V0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका VL इज इक्वल टू VD माइनस V0। तो इस तरह आपका VL VD माइनस V0 हो गया। अगर हम यहाँ पर स्विच को ऑफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम स्विच को ऑफ कर लेते हैं तो ये VD तो बाईपास हो कट गया, तो अभी जो डायोड है वो पिक्चर में आ जाएगा, और इस तरह हमारा सर्किट इस तरह कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम VL की वैल्यू जो निकालेंगे, तो यहाँ पर VD आपका जो कट गया पहले से, तो इस तरह अपना जो VL की वैल्यू हो जाएगी वो होगी माइनस ऑफ V0। अगर हम पोलैरिटी वहीं से देखेंगे तो VL की वैल्यू हो गई यहाँ पर माइनस ऑफ V0।
इस तरह आपका जो वैल्यू है वो Vd माइनस V0 और माइनस V0 के बीच में VL की वैल्यू स्विंग करेगी। हम लोगों को VL की वैल्यू क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि VL हम वोल्ट सेकंड बैलेंस इक्वेशन यूज करेंगे और ये इंडक्टर इतनी होनी चाहिए कि ताकि जब हम ऑन करें तब ये एनर्जी स्टोर करता है और जब हम ऑफ करते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी स्टोर और एनर्जी रिलीज ये दोनों इक्वल होने चाहिए, नहीं तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर होता जाएगा और ये सर्किट अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह हमको ये सर्किट में चाहिए कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर के टाइम पे जितना भी एनर्जी लेता है, एनर्जी ऑफ टाइम में जब स्विच ऑफ होगा तो उतना एनर्जी वो रिलीज कर देगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो ये इंडक्टर यहाँ पर सही है और फिर हम दूसरे में निकालते हैं कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो VL के बाद अभी हम यहाँ लेते हैं IL की वैल्यू। तो IL में क्या हुआ कि जो करंट है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, हम लोग स्टडी स्टेट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्टडी स्टेट में क्या होगा, IL की वैल्यू कुछ सर्टेन वैल्यू I1 से स्टार्ट होगी और जब ऑफ होगा स्विच तो ये ड्रॉप होगा और इस तरह ये बढ़ता जाएगा और फिर कम होता जाएगा। बट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो है I2 और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो है I1। इन दोनों के बीच में ही स्विंग करेगी। अगर हम इसके बीच का जो रिलेशन निकाले हैं तो ये जो टर्म है हाइट और ये जो लोअर टर्म है और इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो ये वाली वैल्यू होगी डेल IL और इसको हम बोलते हैं करंट रिपल डेल IL। तो और जहां पर अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू मतलब जो डेल IL बाय 2 वो हमारी होगी एवरेज करंट। और हम अगर इस एवरेज करंट को यहाँ पर दिखाते हैं तो ये जो एवरेज करंट है, इस एवरेज करंट को हम I0 नाम देते हैं क्योंकि जो एवरेज करंट है वो लोड से जा रहा है। बाकी जो रिपल है वो यूजुअली कैपेसिटर के थ्रू ही पास करेगा और कैपेसिटर से ही निकलेगा। तो हम उसको दिखाएंगे। अभी आपका जो IL की वैल्यू हो गई तो IL के बाद इनपुट करंट, यहां से जो इनपुट करंट है उसको भी नाम देते हैं ID। तो जो इनपुट करंट है वो तो सिर्फ ऑन टाइम पे ही दिख रही है, फिर ऑफ टाइम में वो नहीं दिख रही है। तो इनपुट करंट आपका जो है वो I1 और I2 के बीच में ही स्विंग करेगा, फिर 0 और इस तरह ये I1 और I2 के बीच में ही ऑसिलेट करता जाएगा। और ये होगी आपकी इनपुट करंट ID। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो VD है वो तो कांस्टेंट लाइन है, जो V0I है वो इम्पोर्टेंट है और आपका जो VL है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर VL एक एक्सिस हो गया। दूसरी चीज होगी IL, ये भी एक इम्पोर्टेंट है इंडक्टर करंट। और ID इज द इनपुट जो करंट है। आप देख सकते हो इनपुट करंट कांस्टेंट नहीं है, ये ऊपर और नीचे स्विंग कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। अभी जो इंडक्टर करंट है वो I1 और I2 के बीच में जो इसे रिपल है, ये जो रिपल करंट है बढ़ते समय जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट यहाँ पर, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और ये करंट इंडक्टर से फ्लो होके जब जाएगा तो एक्स्ट्रा जो करंट है वो कैपेसिटर चार्ज होगा और ये करंट नीचे की तरफ आएगा। तो IC जो है वो पॉजिटिव IC क्या होगा, बढ़ेगा। और जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये जो करंट है यहाँ पर IC जो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर किया हुआ है, ये करंट IC रिवर्स हो जाएगा और ये करंट ऊपर की तरफ से जाकर ये डायोड में सर्कुलेट करेगा। मतलब ये लोड में करंट देगा और यहाँ से करंट डायोड के थ्रू ये सर्कुलेट होगा। तो कैपेसिटर क्या करता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये करंट लेता है और ये चार्ज होके फुल BC तक चले जाता है और जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और ये करंट को छोड़ता है और करंट छोड़ने से ये करंट एनर्जी वो लोड में जाकर इस तरह आपस में सर्कुलेट होते हैं। और जो इंडक्टर करंट है, इंडक्टर जो एनर्जी दे रहा है, ये करंट भी डायोड के थ्रू सर्कुलेट होता है।
तो हम यहाँ पर कैपेसिटर करंट दिखाते हैं। ये हो गया आपका कैपेसिटर करंट। हम कैपेसिटर करंट को इस तरह दिखाते हैं यहाँ पर कि ये करंट इस तरह इंक्रीज हो रहा है और ये जैसे इंक्रीज कर रहा है I1 से I2 तक, तो ये वाला जो गैप है I2 माइनस I1, ये तो डेल IL है, रिपल करंट है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो माइनस है वो है डेल IL बाय 2 यहाँ से जा रहा है, और ये जो हाइट है वो है डेल IL बाय 2। तो माइनस डेल IL बाय 2 से डेल IL बाय 2 तक जा रहा है, और जब हम उसको ऑफ कर रहे हैं तो उसी तरह वो कम भी हो रहा है। और इस तरह जो कैपेसिटर करंट है वो इस तरह राइज और फॉल करेगा। तो ये हमारा जो IC का वैल्यू हो गया, ये जो IC का वैल्यू, ये जो गैप है, जो ये हाइट, इस हाइट को हम लोग नाम दे सकते हैं कि ये हाइट होगी आपकी डेल IL बाई 2, डेल IL, ये हाइट होगी आपकी डेल IL। तो इस तरह हमारा कैपेसिटर करंट हो गया। अभी हमको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो ये हमारी एवरेज वोल्टेज की तरह मतलब गिनी जाएगी। तो इसको हम डॉटेड लाइन करके दिखाते हैं कि ये हमारा एवरेज वोल्टेज हो गया V0। तो हमारा ये एवरेज वोल्टेज है V0, और ये जो कैपेसिटर वोल्टेज ही तो कांस्टेंटली रहेगा, मतलब यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज है वो वेरी करेगा कैपेसिटर वोल्टेज। तो इसके लिए भी हमको एक डॉटेड लाइन थोड़ी चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर जीरो इंटरसेक्शन हो रहा है कैपेसिटर में, तो वहां से हम एक पॉइंट्स ले लेते हैं। ये बहुत ही हेल्प करेगा हमको ठीक से ड्रॉ करने में, क्योंकि ये जीरो इंटरसेक्शन कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर करंट जीरो है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और जब कैपेसिटर करंट पीक में रहता है और या फिर सबसे लोएस्ट में रहता है, तब क्या कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जब ये कैपेसिटर करंट पॉजिटिव है तो हम सर्किट को देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए सर्किट आपको दिख रही है, यहाँ पर सर्किट। तो इस सर्किट में हम जो कैपेसिटर की करंट पॉजिटिव है, मतलब करंट नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो ये जब यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपेसिटर करंट पॉजिटिव है, और यानी ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, माने चार्ज होगा मतलब वोल्टेज जो भी है वो वैल्यू राइज करेगी। तो हम इसको दिखाते हैं कि जब ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू राइज कर रही है, थोड़ा सा गैप करके दिखाते हैं। और जब ये जीरो है तो ये अपना V0 हो गया, और जब हमारा ये फिर से जब ये पीक में है तब हमारा ये चेंज V0 हो गया, और फिर ये हमारा जब फिर से जीरो हो गया तो ये हमारा पीक में चले गया। क्योंकि हम जानते हैं कि VC इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IC dt। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि IC इज इक्वल टू C dV/dt, यानी कि अगर हमारा करंट जीरो है तब उस समय ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जीरो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू जीरो है तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जीरो है। इन दोनों जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जीरो है। जब ये पीक में है, मैक्सिमम में है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मैक्सिमम है। तो इस तरह हमारा ये कर्व बन गया। और फिर हम उसी तरह जब ये नेगेटिव है तो ये एक्चुअली फॉल कर रहा है, और फॉल करने समय जब यहाँ से वो नेगेटिव होके जाएगा और यहाँ पर फिर से नेगेटिव पीक में चले गया, और इस तरह हम बस को बना लेते हैं। तो ये इस तरह हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज का मतलब जीरो यहाँ पर है, और ये जो एवरेज वोल्टेज V0 हो गया। तो इस तरह हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें रिपल रह गया। तो ये जो रिपल है उसको हम दिखाते हैं कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी डेल VC। ये हो गया कैपेसिटर में कितनी रिपल है। तो इंडक्टर में रिपल रह गया डेल IL, कैपेसिटर रिपल है डेल VC,
तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि ये जो रिपल वैल्यू है उसको किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, पढ़ाई करेंगे। और जैसे हम अभी इक्वेशन डिराइव करने के लिए पहले हम वोल्ट सेकेंड रिलेशन यूज करते हैं। वोल्ट सेकेंड रिलेशन, वोल्ट सेकेंड मतलब इंडक्टर हम लोग इंडक्टर की जो वोल्टेज वेव फॉर्म है यहाँ पर, तो जब ये पॉजिटिव है तब एनर्जी स्टोर किया, जब ये नेगेटिव है तब ये एनर्जी रिलीज किया। तो अगर हम वोल्ट और टाइम देखें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर Vd माइनस V0 टाइम्स dTs इज इक्वल्स टू, ये जो V0 मैग्नीट्यूड पार्ट V0 होगा, V0 1 माइनस D इंटू TS। तो ये आपका जो टोटल टाइम है, ये जो ऑफ टाइम है वो है 1 माइनस DTS और ऑन टाइम है वो है DTS। अगर हम इस चीज को इक्वेट करते हैं तो हम पाएंगे यहाँ पर, इसका हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो TS कैंसिल हो गया, तो VD इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये आपका dV0 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको मिला कि V0 इज इक्वल्स टू D टाइम्स ऑफ VD। तो ये आपका पैरेलल रिलेशन मिल गया। दूसरी चीज हमको ये भी मिली कि क्योंकि ये एक एनर्जी जो भी सप्लाई दे रहे हैं वो है VD और ID, और एनर्जी जो आउटपुट में जा रहा है वो है V0 और I0। तो ये रिलेशन तो बनेगा ना कि इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी और इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो VD ID अगर हम लॉसलेस कंसिडर करें कि यहाँ पर इंडक्टर, कैपेसिटर और डायोड जो भी है, स्विच है, यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर अगर हम इसको लॉसलेस कंसिडर करें तो VD ID इज इक्वल टू V0 I0 होगा। तो इससे हम और एक रिलेशन लिख सकते हैं कि V0 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हम I0 इज इक्वल्स टू ID बाय D। तो ये रिलेशन भी बन गया, I0 इज इक्वल टू ID बाय D। तो इस तरह हमें V0 और I0 के रिलेशन मिल गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको करंट रिपल के बारे में जानना है। तो रिपल करंट क्या होगा कि अगर हमको एक रिलेशन मालूम है कि वो है कि V इज इक्वल टू L di/dt, तो इस रिलेशन में हम जो करंट रिपल है उसको हम del I लिखते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं कि del I इज इक्वल टू V जो वोल्टेज है उस समय, टाइम कितना हुआ, डिवाइडेड बाय L। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि del I इज इक्वल टू VD माइनस V0 इंटू D टाइम्स ऑफ TS डिवाइडेड बाय L। ये हो गया हमारा del I। हम इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम ऑफ टाइम को सिर्फ कंसिडर करें तो V0 1 माइनस D टाइम्स ऑफ TS डिवाइडेड बाय L। तो del IL को हम जो रिपल है उसको हम इन दोनों तरफ से लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू D टाइम्स ऑफ VD। सो इसको हम सिर्फ VD के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस D इंटू D TS होल डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ पर हम VD के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और V0 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अभी हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए कि del VC। तो कैपेसिटर मतलब जो del VC हो गया वो नीचे से ऊपर तक जा रहा है, कुछ मिनिमम वैल्यू से हायर वैल्यू तक जा रहा है, तो कितना चार्ज वो स्टोर कर रहा है। तो इसके लिए हम del VC को हम लिख सकते हैं कि ये टोटल चार्ज जो भी चार्ज है, चेंज ऑफ द चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाय C। तो इसको हम कैसे करेंगे कि हम देख रहे हैं कि जब ये राइज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, जब तभी कर रहा है जब यहाँ पर करंट पॉजिटिव है। तो ये जो करंट की वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो ये जो तब यहाँ से यहाँ तक चार्ज कर रहा है, तो हम इसका एरिया ही निकाल देते हैं। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो इसका एरिया निकाल देते हैं। तो 1/c पहले से है, एरिया हो गया हाफ, इसका हो गया ये लेंथ, इसका जो लेंथ है एक्स एक्सिस है वो हाफ ऑफ द टोटल टाइम, नियरली नॉट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टोटल टाइम। सो इसको TS/2 हो गया, और जो हाइट हो गई जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो है del IL/2, क्योंकि ये जो पूरी हाइट है वो है del IL। तो
तो इसकी जो आधी हाइट होगी डेल आई एल बाई 2 होगी, तो ये हो गया आपके डेल आई एल बाई 2। तो इस तरह जो इक्वेशन बन के आया वो हो गया डेल आई एल इंटू टी एस डिवाइडेड बाई 8c, और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ये डेल आई एल टी एस को हम फ्रीक्वेंसी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो 8 इंटू सी टाइम्स ऑफ एफ एस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह हमें डेल वी सी डेल आई एल के टर्म्स में मिल जाता है, और यहाँ पर हम डेल आई एल की वैल्यू अगर पुट कर देते हो तो डेल वी सी की वैल्यू हमें वी जीरो या वी डी के टर्म्स में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेशन अगर पूछा जाए तो व्हाट इज द डेरिवेशन फॉर इंडक्टर रिपल करंट और या फिर कैपेसिटर रिपल वोल्टेज इन कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। ध्यान रखें कि यहाँ पर कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में ही ये रिलेशन काम करेगा। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में आपका या जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड हो। अगर जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड होता है तो यहीं पर हमारा जो इंडक्टर है ये I1 से I2 तक फ्लो कर रहा है, मतलब मिनिमम करंट I1 है, मैक्सिमम करंट I2 है। जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में क्या होगा कि ये जो I1 की वैल्यू होगी ये हो जानी चाहिए आपकी I1 की वैल्यू 0, I1 की वैल्यू हो जानी चाहिए 0, और I2 की वैल्यू जहां तक भी जाएगी तो हम कह सकेंगे कि ये I1 से I2 तो जो जा रही है वो डेल IL है, यानी डेल IL की वैल्यू I0 का वैल्यू है एवरेज करंट। सो I0 क्या होता है ना, I1 और I2 के बीच में होता है, तो I1 अगर 0 में अटक गया तो I2 का जो हाफ होगा वही I0 होगा, यानी जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वही I0 होगा, वही I0 का डबल होगा। तो मैं इसको दिखा देता हूं फिर से, यहाँ पर एक लाइन खींच के दिखा देते हैं कि अगर हमारा ये जो वैल्यू है इसको और एक जगह में दिखाना सही होएगा। तो यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूअस मोड, जस्ट डिसकंटिन्यूअस मोड मतलब I1 से यहाँ तक गया और ये फिर I2 से फिर 0 में आ गया, तो यहाँ जो आपकी जो वैल्यूज होगी एवरेज करंट यानी एवरेज वैल्यू वो होगी यहाँ पर I0। तो I0 जो वैल्यू है आउटपुट ये इसकी हाफ में होगी, ये आधी वैल्यू होगी ना I0, और ये जो हाइट होगी वो तो आपकी जो I2 की वैल्यू होगी, हाइट मैक्सिमम वैल्यू उतनी होगी, तो ये जो वैल्यू होगी उसको हम डेल IL भी बोलते हैं। तो डेल IL बाई 2 इज इक्वल टू I0। तो वो रिलेशन बन के आता है कि जस्ट कंटिन्यूअस मोड मतलब करंट अगर 0 से स्टार्ट होकर जाती है और जीरो ऑफ टाइम में वो 0 ही हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। और करंट किस पे डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है लोड के ऊपर। तो यहाँ पर अगर लोड हम कम लोड बढ़ा दे मतलब रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में जाएगा। तो इस तरह हमारा ये कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में तो हम यहाँ पर एक डेरिवेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इन जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, इन जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में क्या होगा, ये जो डेल IL बाई 2 होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा I0 के साथ। तो डेल IL बाई 2 इज इक्वल टू I0। तो हम इसको यहाँ पुट करते हैं और I0 की वैल्यू क्या होगी, I0 की वैल्यू वही होगी कि V0 जो भी होगा डिवाइडेड बाय R। तो ये क्रिटिकल एक रेजिस्टेंस हम उसको बोलते हैं कि लेट अस से वो रेजिस्टेंस जो कि हमें जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में करंट को ले जाए, तो उसको बोलते हैं RC। और डेल IL की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो डेल IL की वैल्यू कितनी थी, V0 1 माइनस D टाइम्स ऑफ TS डिवाइडेड बाय, तो ये 2 पहले से रहा 2 इंटू L, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर I0 कैंसिल हो गया। यहाँ बहुत कुछ यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस वैल्यू को हम यहाँ पर फिर से लिखे, तो यहाँ पर V0 कैंसिल हो गया, तो इस चीज को हम यहाँ फिर से लिख सकते हैं कि RC को यहाँ पर ले आते हैं, तो RC इज इक्वल टू 2L इस तरफ जाएगा, तो 2L इसको TS को यहाँ पर FS की तरह दिखाते हैं, तो FS डिवाइडेड बाय 1 माइनस D। तो इस तरह हमारा जो RC का वैल्यू है क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा 2L FS बाय 1 माइनस D, ये हमारा हो गया
कंटिन्यूस कंडक्शन मोड से जस्ट कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस। उसी तरह अगर हम बोले कि ये अगर वीसी डेल वीसी, अगर हम बोले कि डेल वीसी क्या होगा कि डेल वीसी का एवरेज डेल वीसी का जो हाफ, मतलब ये जो रिपल है ये पूरा रिपल अगर मतलब पूरा रिपल ऐसा हो कि यहां से जाके नीचे से लेके ऊपर तक जाए, फिर यहां से सॉरी मतलब ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है तो दिखा देते हैं, यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाले जीरो में मिल जाए, तो ऐसा कभी भी प्रैक्टिकली अच्छी बात नहीं है कि हमारा जो वोल्टेज है वो आउटपुट में कांस्टेंट होनी चाहिए। और तो फिर भी अगर हम एक स्टडी के लिए करते हैं कि डेल वीसी अगर जीरो से लेकर पीक वैल्यू तक जाए तो वो डेल वीसी बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू V0। तो अगर हम उसको एनालिसिस करें तो डेल वीसी बाय 2 इज इक्वल टू V0। तो ये कंडीशन होने से हम डेल वीसी की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेल वीसी की वैल्यू पुट करें तो क्या वो डेल वीसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल IL है, पहले से डेल IL बाय 8 CFS, ये हो गया डेल वीसी की वैल्यू इनटू यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 भी हो गया, इज इक्वल्स टू डेल IL की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल IL वैल्यू पहले से यहाँ पर पुट किया था, तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं V0 1 माइनस D टाइम्स ऑफ TS डिवाइडेड बाय L, और यहाँ जो 2 था यहाँ पर 2 लिखा था इसलिए यहाँ पर और लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो वैल्यू है वो है 16 CFS इंटू L। तो ये TS है, इसको भी हम नीचे ले आते हैं पहले से, V0 1 माइनस D बाय 16 CFS। तो इसको अगर हम ठीक से लिखें तो LC को पहले लिखते हैं 16 LC FS स्क्वायर, और ये हो गया हमारी डेल VC बाय 2 इज इक्वल टू V0। तो यहाँ पर V0 कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है 1 माइनस D इज इक्वल्स टू 16 LC FS स्क्वायर, ये हमारा एक रिलेशन हो गया कि ये डिसाइड करता है कि हमारा कि द वोल्टेज रिपल कम्स हो जाएगा, वोल्टेज रिपल क्रिटिकल वैल्यू में चले जाएगा। तो ये हमें डिसाइड कराएगा कि LC की वैल्यू क्या होनी चाहिए एंड केयरफुल होनी चाहिए सो दैट हमारी जो डेल VC है वो कम से कम हो। तो ये हमारी जो एक वर्स्ट केस में होगी कि डेल VC की वैल्यू डेल VC बाय 2 इज 0, इट इज द वर्स्ट केस, तो हमारी वैल्यू होनी चाहिए कम से कम। तो इस तरह हमने एनालिसिस किया कि वोल्टेज रिपल क्या होती है, कितनी वैल्यू होगी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि वोल्टेज रिपल कम से कम हो और जो करंट रिपल है वो भी कम से कम हो। तो इस तरह हमारे जो वोल्टेज रिपल, करंट रिपल, और हमने ये भी स्टडी किया कि जस्ट कंटिन्यूअस मोड के लिए रेजिस्टेंस RC कितनी होनी चाहिए ताकि हमारा जो कंडक्शन है वो जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन तक ही रहे, या उसके अगर हम RC का वैल्यू बढ़ाते तो अगर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर लोड में अगर हम RC का वैल्यू कम करते गए तो कंटिन्यूअस कंडक्शन, एक क्रिटिकल वैल्यू मतलब एक क्रिटिकल वैल्यू RC होगी, अगर RC से कम की वैल्यू हो गई तो हम ये ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा कंटिन्यूअस, और अगर RC हो गया तो जस्ट कंटिन्यूअस, और RC से ज्यादा हो गया अगर वैल्यू तो हमारा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो हमने ये स्टडी किया कि कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में क्या होता है, उसके बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन लिमिट तो हमको मिल गया, जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और फिर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों को भी दिखाइए एंड उनको भी बताइए कि हाँ DC-DC बक कन्वर्टर बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, और जो आउटपुट वोल्टेज है और कैसे कैपेसिटर करंट, कैसे आउटपुट वोल्टेज हम ड्रॉ करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट करंट में देखो कैसी डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डिसकंटिन्यूटी कैसे हम कम से कम करें और ये रिपल करंट को कम कर सकें, एंड जो ड्यूटी साइकिल है वैसे चूज करें ताकि एनर्जी स्टोर, मतलब एनर्जी जब ऑन टाइम में जितना स्टोर करेगा ऑफ टाइम में सारे एनर्जी वो रिलीज कर सके। उसी तरह हमको ड्यूटी साइकिल चूज करना है।
और धन्यवाद तो डीसी बक कन्वर्टर के पूरे चैप्टर को सुनने के लिए। और हम दूसरे वीडियो में जस्ट कंटिन्यूअस मोड के बारे में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।